नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, बीजेपी बोलना शुरू कर देती है कि विदेश में उन्हें क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। आजकल तो उन्हें यह भी बताने लग गई है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें किस तरह से पेश आना चाहिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, राजनीतिक भाषण देते हैं, विपक्ष की आलोचना करते हैं, अपनी सरकार की वाहवाही करने लग जाते हैं, तब बीजेपी चुप हो जाती है। यह बहस बेकार है कि विदेश में भारत की केवल तारीफ होनी चाहिए, बल्कि बहस इस बात को लेकर होनी चाहिए कि भारत की यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं होते हैं जहां सवाल जवाब के बीच किसी भी नेता को, सत्ता पक्ष के नेता को भी और विपक्ष के नेताओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिले और छात्रों को समझने, पूछने का मौका मिले कि किसकी क्या सोच है, राजनीति है। राहुल गांधी ने कुछ सवालों पर खुलकर बोला तो कुछ सवालों के जवाब में कम भी बोले और कुछ के जवाब से लगा इसके लिए तैयार नहीं थे। यह हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन यह तभी हो सकता है जब नेता जनता के बीच जाए, उसकी बातों को सुने, मुद्दों पर अपनी बात रखे, बोलने में गलतियां करे और उसमें सुधार करे। जब तक नेता जनता के बीच नहीं जाएगा, सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा। वॉशिंगटन के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने जिस तरह से बात रखी है, उसे लेकर बहस यह होनी चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी लाइव बातचीत में जीएसटी से लेकर नीट की परीक्षा पर इस तरह से बात रख सकते हैं, भारत की जटिलताओं पर बात कर सकते हैं। उनके और राहुल गांधी के तर्क और जानकारी में क्या अंतर है, इस पर भी विश्लेषण करने का मौका मिल सकता है। सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी अमेरिका की, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटियों में इसलिए बोलने जाते हैं क्योंकि भारत की यूनिवर्सिटी में उन्हें बुलाया नहीं जाता है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को जेएनयू में बुलाया जाएगा, बीएचयू में बुलाया जाएगा? गोदी मीडिया इतना सम्मेलन करता है, कॉन्क्लेव करता है, आइडिया ऑफ इंडिया टाइप का। क्या वह किसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को बुला सकता है, दोनों के फोटो एक साथ लगा सकता है? कभी कोशिश करके देख ले, सच्चाई का पता चल जाएगा। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जब अपना चुनावी अभियान शुरू कर रहे थे, तब वे कई कॉलेजों में गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में गए और पुणे के फर्गुसन कॉलेज में। तब तो कोई वाइस चांसलर नहीं हटाया गया, लेकिन क्या आज दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू या कहीं भी राहुल गांधी या विपक्ष के किसी नेता का संवाद कार्यक्रम हो सकता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? कम से कम जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आप राहुल गांधी को भारत की जटिलताओं पर बोलते हुए सुन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सहमत हो जाएं, लेकिन उसके पहले यह जानना कितना जरूरी हो जाता है कि कोई नेता किसी विषय पर क्या सोच रखता है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी बात रखी, अगर इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी रखते तो संपादकीय भर जाते कि मोदी में एक दार्शनिक छिपा है, मगर राहुल की बातों को आम तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। Multiple things came together, right? So, for example, prior to the election, we kept stressing on the idea that the institutions have been captured. And whenever we'd go, India Alliance would go, we'd stress on this idea that, look, the institutions are captured and we don't have a fair playing field. The education system is captured by the RSS, the media system is captured, the investigative agencies are captured. And we keep saying this, and people were not quite getting it. And we would keep saying it again and again and again, and somehow they were just not getting it. And we couldn't understand why, because we were like, it's obvious to us, it's obvious to them, and something wasn't working. And then in one meeting, one of the people who works with us said, listen, try holding up the Constitution. And so I started holding up the Constitution. And everything we had said suddenly just exploded.
एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों को बहस की चुनौती दिया करते थे, खूब देते थे, और लोग कहते भी थे कि कोई बोलने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, नरेंद्र मोदी के सामने कोई बोलने में नहीं टिकेगा। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को बहस की खूब चुनौती दी, मगर मोदी जी ने अनसुना कर दिया। मूल बात यह है कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, बीजेपी को या उसके समर्थकों को बताना चाहिए कि क्या नरेंद्र मोदी इस तरह से छात्रों के बीच लाइव सवाल जवाब कर सकते हैं? दुनिया भर में संस्थानों के झुक जाने, चुप हो जाने, उनके दमन पर बातें हो रही हैं। हर देश में ऐसा हो रहा है और दुनिया भर में बातें हो रही हैं। भारत के बारे में भी अगर उन्होंने अमेरिका में जाकर कह दिया तो क्या हो गया? अमेरिका तो खुद ही कई बार कहता रहता है, अपना दोष पड़ोसी से छिपाकर आप बेहतर नहीं हो जाते हैं, उस पर बात करनी चाहिए। अगर राहुल विदेशों में बदनामी कर रहे हैं बीजेपी के अनुसार, तो बीजेपी देश में क्यों नहीं पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के मुद्दे पर बोल रही है? आप अरुण गोयल हैं, मार्च के महीने में लोकसभा चुनावों की घोषणा से ठीक पहले चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे देते हैं। बताया गया निजी कारणों से इस्तीफा दिया, गायब हो गए, पब्लिक के बीच आए भी नहीं। लेकिन अब खबर आई कि अरुण गोयल को क्रोएशिया का राजदूत बना दिया गया है। क्या इस मामले में पारदर्शिता बरती गई? एक संवैधानिक संस्था के पद से व्यक्ति इस्तीफा देता है, कुछ दिनों के बाद राजदूत बना दिया जाता है। यही नहीं, अरुण गोयल को किस तरह से चुनाव आयुक्त बनाया गया, आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की कार्यवाही से जान सकते हैं। जब इनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई, तब कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त यस मैन नहीं होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति हो जो प्रधानमंत्री की जांच कर सके। और अरुण गोयल की नियुक्ति में इतनी तेजी क्यों दिखाई गई, यह सब सवाल पूछा गया कि प्रशासनिक सेवा से वीआरएस लेने के चंद घंटों के भीतर उनकी फाइलें घूमने लग जाती हैं और सीधे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर जाकर रुकती हैं। क्या किसी को संदेह नहीं कि यह सब कैसे हो जाता है? क्या हुआ होगा? इतने ही योग्य हैं तो वॉशिंगटन या बीजिंग के राजदूत बना दिए गए होते। राहुल गांधी ने विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के बीच और वहां पढ़ाने वाले अमेरिकी और दूसरे देशों के शिक्षकों के बीच इस तरह की बातें कह दी कि संस्थाओं पर कब्जा हो गया, तो यह कौन सी छिपाने वाली बात है? क्या ये बात आप नहीं जानते? बीजेपी कहती है विदेश में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या देश में इसे लेकर पर्याप्त बहस हो रही है? कितने लोगों ने अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देने और राजदूत बनाए जाने की कहानी का पीछा किया है? बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश जाते हैं तो राहुल गांधी की तरह लाइव सवाल जवाब क्यों नहीं करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? विदेश में भारतीयों को बुलाकर वहां भारत के विपक्ष के बारे में किस तरह की बातें होती हैं? विपक्ष के अलावा जो बातें करते हैं उनकी भी तुलना राहुल गांधी की बातों से होनी चाहिए, पता तो चले कि कौन किस बिंदु पर हल्का लगता है और कौन गंभीर। क्या बीजेपी यह बात भूल गई कि टेक्सास में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार किया और ट्रंप हार गए? अगर राहुल गांधी कमला हैरिस के लिए प्रचार कराएंगे तो विदेश मंत्री एस जयशंकर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का स्वागत करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे? क्या ऐसा होगा? बताइए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने विदेशों में प्रधानमंत्री मोदी के बयानों का वीडियो संकलन ट्वीट किया है। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया।
आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है, उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। Much of India that we dream of is yet to be built. बीजेपी राहुल गांधी के बयानों की खूब आलोचना करे, करनी भी चाहिए, मगर विदेश में बोल रहे हैं यह आलोचना का आधार बहुत अच्छा नहीं लगता। फिर यह भी बता दे बीजेपी कि विदेश में कैसे बोला जाए, क्या बोला जाए, इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई आदर्श पैमाना बनाया है। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए तब प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर वहां जो कुछ भी हुआ, क्या उससे विदेश में भारत का नाम अच्छा हो गया? अमेरिकी अखबारों में खबरें आ रही थीं कि बाइडेन पर डेमोक्रेट नेताओं का दबाव है कि मोदी से मानवाधिकार के हनन पर बात करें। 70 सांसदों ने बाइडेन को इस बारे में पत्र लिखा। आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और मेहमान राष्ट्राध्यक्ष मिलकर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोदी के बारे में यह सर्वविदित हो चुका है कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। जब आखिरकार यह घोषणा हो गई कि मोदी और बाइडेन साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब विदेशी अखबारों में इस तरह से रिपोर्ट हुआ। रॉयटर्स ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन के साथ रेयर, दुर्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सवाल सीमित होंगे। खबर के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता का बयान छपा है। व्हाइट हाउस इस बात को जानता है कि यह बड़ी बात है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिग डील है। हम इसी बात के शुक्रगुजार हैं कि मोदी अपनी यात्रा के आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। यह बड़ी बात हो गई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी कि इस तारीख को नोट कर लें, वह दिन जब मोदी ने प्रेस से लाइव सवाल लिए। बाद में भारत स्थित ट्रोल अकाउंट्स ने उस पत्रकार की ट्रोलिंग की जिन्होंने मोदी से सवाल किया। हालत इतनी खराब हो गई कि व्हाइट हाउस को वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी के बचाव में बयान देना पड़ा और कहना पड़ा कि ऐसा व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं है। हम सबरीना का सवाल और प्रधानमंत्री मोदी का जवाब यहां फिर से पेश करना चाहते हैं। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब
डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। मानवाधिकार को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कह दी, लेकिन उसी के ठीक बाद सबरीना को किस तरह से ट्रोल किया गया। यही नहीं, आज भी बुलडोजर से किसके घर झट से गिरा दिए जाते हैं। क्या अदालत की सजा से पहले किसी का घर गिरा देना सबका साथ, सबका विकास है? क्या बिना जांच और कोर्ट के फैसले के किसी का भी घर किसी भी बहाने गिरा देना मानवाधिकार है? अतिक्रमण के नाम पर किसी अपराध के बाद ज्यादातर मुसलमानों के ही घर क्यों गिराए जाते हैं? कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है भारत एक लोकतंत्र है, यहां कानून का राज चलता है, किसी के घर पर बुलडोजर चलाना ठीक नहीं। कभी आपने सुना है 3 बार के प्रधानमंत्री हैं और बुलडोजर का विरोध नहीं कर पाते? राहुल गांधी विस्तार से बता रहे हैं कि मोदी की राजनीति ने भारत के लोगों में डर पैदा किया, लेकिन बुलडोजर पर मोदी की चुप्पी बताती है कि इस डर की राजनीति ने उनके भीतर भी डर पैदा किया है। प्रधानमंत्री मोदी के भीतर भी बुलडोजर पर बोलने को लेकर बहुत डर है। वे कुछ भी बोल सकते हैं, मगर बुलडोजर के न्याय की आलोचना नहीं कर सकते। साबिर और आर्यन मिश्रा की हत्या के बाद गौ रक्षकों को लेकर उस तरह से अब नहीं बोल सकते जिस तरह से एक बार 2016 में अपवाद स्वरूप उन्होंने बोल दिया। इसके खिलाफ, इन सब के खिलाफ क्या प्रधानमंत्री को बोलने में डर लगता है? I don't know if you've noticed that something has definitely changed after the election results. You know? People come sometimes while I'm in Delhi, people will, I'm driving in the car, sometimes they'll make me open the window and they'll say, डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। तो it's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया। एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और 1 सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और 1 सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, you can see it, I see it, I get to see it in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. राहुल गांधी अपनी बातें जिस तरह से रखने लगे हैं, इससे इतना अंदाजा तो मिलता है कि एक नेता के तौर पर वे बदल रहे हैं। उनकी कुछ बातें पहले की भी हैं, मगर लोग अब सुनने लगे हैं। कुछ मुद्दों को लेकर उनकी बातों में तारतम्यता दिखने लगी है, तो कुछ मुद्दों को लेकर स्पष्टता की अभी और जरूरत है। जिस तरह से बिना कागज देखे जाति की गणना को विस्तार से समझाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक इस मुद्दे पर वैसा नहीं किया है, जबकि यह मुद्दा बहुत पुराना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक 4 जातियों की घोषणा कर डाली, जो कि अपने आप में एक वर्ग है,
लेकिन जाति की गणना कराएंगे या नहीं, इस पर उनकी राय विस्तार से नहीं आई है। उन्हें भी राहुल गांधी की तरह इस विषय पर बोलना चाहिए। कभी बीजेपी के समर्थकों के लिए गर्व का विषय हुआ करता था कि प्रधानमंत्री मोदी के जैसा भाषण देने वाला कोई नेता नहीं। वे भी अब जान गए हैं कि उनके भाषणों में अब नेता दिखाई नहीं देता है। I was watching the elections, and there was a point in the elections when we sat down with our treasurer, and he was saying, look, the bank accounts are frozen. Now, how are you supposed to fight an election if your bank accounts are frozen? And so we were like, okay, we're done. That was the reaction, and we really didn't have an answer. But then the Congress party fought an election with their bank accounts frozen, and has basically destroyed the idea of Modi, right? So it has, and you can see it because when you see the Prime Minister now in Parliament, and I come face to face with him, he's psychologically trapped, and he basically cannot come to terms. He cannot understand how this has happened. चुनाव से पहले नेताओं को जेल भेजा जा रहा था, दो मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का खाता जब्त हो गया। क्या बीजेपी को सही में लगता है कि भ्रष्टाचार से लड़ाई हो रही थी, वह भी चुनाव के ठीक 2 महीने पहले? अगर बीजेपी का खाता बंद कर दिया जाता, उसके दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता, तो बीजेपी क्या करती? विदेशों में काम करने वाले उसके संगठन क्या करते? अगर बीजेपी ने इस बात का विरोध किया होता तो वह कह सकती थी कि राहुल गांधी को विदेश में नहीं बोलना चाहिए था, और बोले भी हैं तो यह भी बोलना चाहिए था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी पर बोला है, विरोध किया है कि यह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या किया है? लेकिन तब बीजेपी क्या कर रही थी चुनावों के समय, जब नेताओं को जेल में डाला जा रहा था? बीजेपी को दिक्कत किस बात से है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर तरीके से अपनी बात रख रहे हैं इससे, या इस बात से कि मोदी सरकार के दौर में जो हुआ उसे दुनिया को बताया जा रहा है? वो बात तो दुनिया को पहले से मालूम है। अमेरिका में लगातार डाइवर्सिटी और अफर्मेटिव एक्शन को लेकर बहस होती है। यूरोप के देशों में भी हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने ही अतीत पर 134 पन्नों की एक रिपोर्ट निकाली कि कैसे विश्वविद्यालय की बुनियाद नस्ल भेद पर कायम की गई। इस रिपोर्ट में हार्वर्ड और अमेरिका के गुलामी के इतिहास को तलाशते हुए बताया गया कि कैसे हार्वर्ड के प्रोफेसर, स्टाफ, डोनर इत्यादि गुलामी के व्यापार से जुड़े थे और हार्वर्ड कैंपस में गुलाम काम करते थे। रिपोर्ट में माना गया है कि आज का हार्वर्ड बहुत बदल चुका है, मगर अभी भी सुधार की गुंजाइश है। क्या भारत में कोई भी संस्था ऐसा कर सकती है कि हमने एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को नॉट फाउंड सुटेबल के सहारे घुमा दिया, गायब कर दिया और सवर्ण जातियों को सारी सीटें दे डाली? कोई यूनिवर्सिटी भारत में ऐसा कर सकती है? हार्वर्ड ही नहीं, गार्डियन अखबार ने भी खुद पर कॉटन कैपिटल नाम से एक रिपोर्ट छापी और बताया कि कैसे उसके मालिकों ने भी गुलामों का कारोबार किया और उससे पैसा कमाया। इसी बारे में एक पॉडकास्ट भी बना डाला। वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। इसमें उनकी पार्टी की सरकारों के दौर की भी आलोचना है, लेकिन आज वे स्वीकार कर रहे हैं और आगे की बात कर रहे हैं। The elephant in the room is that 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game, right? And that's really the elephant in the room. So the caste census is a simple exercise. And actually, it's more than the caste census. Caste census is one of 3 ideas. It's a simple exercise to say, okay, we've been, we got independence in 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into the system? What is it actually that they're participating in? And frankly, we've got the data. We've done our homework, we've got the data. And I can tell you, out of the top 200 businesses in India, right, there's almost no ownership
of 90% of the population. I can tell you that in the highest courts of the country, there's almost no participation of 90% of India. I can tell you that in the media, national media anchors, journalists, there is zero participation of lower caste, OBCs, Dalits, Adivasis, right? So, and the people know this. It's not that this is not known. The large mass of people understand this, and they look at India and they say, okay, where is our participation? And the idea of the caste census is simple. We've not taken any policy position. We're just saying, look, we want to understand, we want a snapshot to understand where we at. What is the participation level of lower caste, Dalits, OBCs, poor general castes, right? And that's really the caste census. Now, there are two other components, which we've also said, but have not really been put out that much. One is the idea of a socio-economic survey. So we want to not only understand how many Dalits there are, how many OBCs there are, but we want to understand what their social position looks like, what their financial position looks like, what their economic position looks like. And the third component, which I think is very important, is we also want to understand, we want to take a look at India's institutions. We want to look at the media, we want to look at healthcare, we want to look at education, the owners, the structures that deliver these services, and we want to get a sense of what is India's participation in these institutions. So these are an institutional survey, a socio-economic survey, and a census. जाति की गणना को लेकर पिछले 3 साल से भारत में सघन बहस हो रही है। हालांकि ये बहस पुरानी है, लेकिन यहां तो आबादी की ही गणना नहीं हुई। 2021 में जो जनगणना हो जानी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई। कब होगी और जाति की गणना होगी या नहीं, किसी को पता नहीं। आप खुद भी राहुल गांधी का इंटरव्यू सुनिए। जरूरी नहीं कि हर वक्त आप प्रधानमंत्री मोदी से ही उनकी तुलना करें। यह भी देखिए कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, क्या उसमें कोई दम है? क्या उससे नई बहस की संभावनाएं पैदा होती हैं? आर्थिक मुद्दों पर भी उन्होंने खुलकर बोला है। जीएसटी और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर राहुल गांधी बताते हैं कि एक समय था जब अमेरिका के लोग अमेरिका में बनी कारें और फ्रिज खरीदा करते थे, लेकिन पश्चिम और भारत ने यह किया कि प्रोडक्शन को चीन के हवाले कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि चीन उत्पादन कर रहा है और बाकी दुनिया उपभोग कर रही है। जब तक भारत उत्पादन और उपभोग दोनों अपने दम पर नहीं करेगा, उसकी तरक्की तय नहीं। राहुल गांधी जीएसटी को लेकर साफ साफ बातें रखते हैं कि यह उत्पादन विरोधी टैक्स है। The West and India handed that over to the Chinese, right? So the reality is that the cell phones you're using, the shirts you're wearing, the shoes you're wearing, most of them are not made in the United States, they're not made in Europe, they're not made in India, they're made in China, right? So there are two activities that countries can do. One is the organizing production. The second is organizing consumption. China organizes production. The West, India, America organizes consumption. China also organizes consumption. So Uber is organizing consumption. Ola in India is organizing consumption. Foxconn is organizing production. Elon Musk organizes production. The components of his car, of course, come from China. The batteries come from China. The motors come from China. And the problem is that a large country like India simply cannot get away with not organizing production. It just won't work because you will not create the amount of jobs that you need. And that's what's happening. So if you look at India, you'll find that there is an IT industry. 1% of the population, 2% of the population, 3% of the population. But if you're a young person who wants a blue-collar job, it's not available. And the only way that job is going to get available is if you start producing, right? And India has just stopped producing. You look at our top businesses, Adani, Ambani, the big guys, they don't produce anything, right? So that's the real question. Now, there's a whole set of structures that don't allow production. Our GST is anti-production. मनमोहन सिंह की सरकार भी जीएसटी लाने की कोशिश कर रही थी। तब मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही जीएसटी लागू कर दी गई। यह अगर पुरानी बात हो भी गई है तो कम से कम क्या यह बड़ी बात नहीं कि कोई नेता, विपक्ष का नेता, जीएसटी जैसे टैक्स के इतने बड़े मसले पर अपनी राय रख रहा है। गलत हो या सही हो, उसकी समस्याओं को देख रहा है, सामने ला रहा है।
दिक्कत यह है कि राहुल के पास 1000 साल की गुलामी या कपड़े से पहचान लेने की राजनीति की भाषा नहीं है। इसलिए उनके पास इन मुद्दों पर बोलने के अलावा कुछ और होता नहीं जिससे वे अपने भाषण और इंटरव्यू का समय भर सकें। ललकारने में, दुत्कारने में, फटकारने में और नौटंकी पैदा करने में। ये सब राहुल गांधी के यहां आपको कम मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। राहुल गांधी अपनी पार्टी की सरकार के समय के फैसलों से दूरी बनाने लगे हैं। कम से कम अपनी बातों को ऑन रिकॉर्ड पर ला रहे हैं कि कांग्रेस बदल रही है, अतीत में नहीं अटकी है, जो नहीं कर सकी अब करना चाहती है। If you look at the Congress party and you compare it to other political parties, it has this ability to reinvent itself, right? So you look at the 70s, the Congress party nationalizes the banks, and then it does a complete U-turn, in the 90s, and then is going with liberalization, with, open economic architecture. So I think there's a design element in the Congress party that has been put in place by Mahatma Gandhi. And छात्रों के बीच जाने से नेताओं में बहुत बदलाव होते हैं। यह भी पता चलता है कि कुछ अलग मुद्दों पर नेताजी क्या सोचते हैं, पकड़े भी जाते हैं। पता चलता है कि या तो आप तैयार नहीं हैं या फिर आप विवादों के डर से बोल नहीं रहे। राहुल गांधी के इंटरव्यू को देखकर लगता है, भाषणों को देखकर लगता है कि कुछ विषय ऐसे भी हैं जिन पर वे खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। मुमकिन है इस पर उनकी समझ नहीं बनी हो या फिर अन्य कारणों से संकोच कर रहे हों, खासकर मुसलमानों की भूमिका के सवाल पर। उन्होंने इस सवाल को बहुत छोटे से जवाब के साथ निपटा दिया। यहां सवाल उठ सकता है और उठना भी चाहिए कि राहुल गांधी मुसलमानों का नाम लेकर उनसे जुड़े सवालों पर खुलकर क्यों नहीं बोल पाते हैं। Is there any reason why you wouldn't expand that to include the role of Muslims in modern they're day? included in that. It's So not they're just included Muslims. in the OBC. It's minorities. category, No, it's minorities, everybody. Muslims. It's Okay. even if you look at the general caste, you will find that there is a huge divide between poor general castes and well-off general castes, right? And that's the same for minorities, it's the same for Adivasis, it's the same for OBCs, it's the same for Dalits. I mean, the reason I pressed you on that is because older people in this audience, and maybe some of the younger ones, will remember in 1992 when VP Singh's government announced its expanding government reservation system to other backward classes, not just Dalits. That's when LK Advani, the BJP leader, launched his Rath Yatra on Ayodhya, which resulted in the vandalism, the destruction of the Babri Masjid. So there is this sort of chemical interaction between caste and Hindutva reacting against it, mostly upper caste-led Hindutva. So you confident of the politics of this? I mean, because this has a history, right? Look, from our perspective, if we talk about a nation that is going to progress, and if we talk about India becoming a modern nation, we have to ask the question about participation of 90% of our population. We can't just ignore it, right? There's just no way we can ignore it. Because frankly, if we go down this path, it's not sustainable, right? So it's not a question of caste or religion or Hindutva or anything else. It's a question of fairness. I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. राहुल गांधी भागीदारी की बात करते हैं, बहुत सफाई से करते हैं, लेकिन अभी भी उन सवालों पर उनकी भागीदारी खुलकर आनी बाकी है जिनका सामना एक समुदाय को आए दिन करना पड़ रहा है। कभी बुलडोजर के नाम पर, कभी गौ रक्षा के नाम पर, कभी एनकाउंटर के नाम पर, स्कूलों में बच्चों को करना पड़ रहा है। राहुल इस सवाल को नफरत बनाम मोहब्बत के हवाले से डील करते हैं। जहां नफरत है वहां मोहब्बत की दुकान खोलेंगे कहते हैं। हो सकता है इस लड़ाई को मोहब्बत की दुकान स्लोगन देने का राहुल गांधी का अपना तरीका हो, लेकिन क्या इसके पीछे यह डर भी है कि मुसलमानों का नाम लेकर बोलने से बीजेपी उन पर हिंदू विरोधी होने का लेबल चिपका देगी?
जिस तरह से राहुल गांधी संस्थाओं, मीडिया, जांच एजेंसियों के फैलाए डर को समझाते हैं, उन्हें नफरत के कारणों और इससे फैल रहे एक समुदाय में डर पर भी खुलकर बोलना होगा। केवल मुसलमान ही नहीं, समलैंगिक मुद्दों पर भी उन्हें एक दिन अपनी स्थिति साफ करनी होगी। आप इस सवाल को सुनिए, जवाब से पता चलता है राहुल को इस मुद्दे पर और स्पष्ट होना होगा। मगर क्या मोदी इसी सवाल का जवाब दे पाते? किस तरह से देते? राहुल के बारे में यह बात इसलिए हो पा रही है कि वे पब्लिक में जा रहे हैं, पब्लिक से घुल मिल रहे हैं, छात्रों के बीच जा रहे हैं, इसलिए उनके सामने समलैंगिकों के सवाल आए, LGBTQ कम्युनिटी के। क्या मोदी इसी तरह विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में छात्रों से निर्बाध संवाद कर पाएंगे? Hello, Mr. Gandhi. Welcome to the Hilltop over here. My name is Nikash Harpanhalli. I am from Dallas, Texas, and I'm gay and Indian American. Last October, the Indian Supreme Court refused to legalize same-sex marriage. So my question for you, as well as Congress, as well as the India Alliance, is what is the future for Congress's policy towards gender and sexual minorities on the subject of love? What might that future look like in the next 4 years as BJP government continues? And on that same subject, what is the role of Congress and other interlocutors in promoting a freer, fair, and more loving India? No, I think I can't really comment on a Supreme Court judgment. But what I said earlier, from our perspective, what you want to do, how you want to live your life, what religion you want to follow, what you want to wear, what your sexual preferences are, is your business. It's not our business. And for us, we would defend your right and everybody else's rights to express themselves and to live in a way they think fair. As long as you're not disturbing other people, being violent, being aggressive, we tend to accept it. Thank you. Welcome to Georgetown. Thank you. राहुल गांधी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ खास नहीं बोला, सिवाय इसके कि सभी का आदर होना चाहिए। हो सकता है अभी वे इस पर तैयार ना हो, लेकिन आज न कल उन्हें इन मुद्दों पर बात करने की भाषा हासिल करनी पड़ेगी। और अगर कोई डर है तो उस डर से आजाद भी होना होगा। किसान आंदोलन के समय सिख किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया, कितनी बार उन्हें आतंकवादी कहा गया, किस किस ने कहा, यह सब जानते हैं। यहां तक किसानों को बैनर लगाना पड़ा कि हम आतंकवादी नहीं हैं। यही बात जब राहुल गांधी ने कह दी तो बीजेपी ने हरदीप सिंह पुरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेज दिया। क्या होता अगर राहुल गांधी सिखों के साथ साथ मुसलमानों का नाम भी इस तरह की होने वाली हिंसा या लड़ाई में जोड़ देते? What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about, I can see here in the crowd, people from Tamil Nadu, Punjab, Haryana. I can see all these people. Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh. Right? So now, see, when I say Kerala, now, see, I've been a member of parliament for Kerala. So when I say Kerala, first Maharashtra, Andhra Pradesh now. So first when you don't understand these things, you say Kerala is just a simple word. Or you say Punjab, simple word. But these are not simple words. This is your history, your language, your tradition. Your entire imagination is in these words. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states.
certain languages are inferior to other languages, certain religions are inferior to other religions, certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. तो आपने राहुल गांधी का यह बयान सुना। राहुल गांधी यह नहीं कह रहे कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती है, बल्कि यह कह रहे हैं कि लड़ाई वर्चस्व की चल रही है कि पगड़ी पहनने दी जाएगी या नहीं। वे एक उदाहरण के साथ एक संदर्भ की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि राजनीति के सहारे धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आरएसएस की विचारधारा पर अपना नजरिया रख रहे हैं। अगर वे इसी बात को मुसलमानों से जोड़ते हुए बीजेपी के नेताओं के बयानों और उनके शासन में बनाए जा रहे कानूनों और बुलडोजर के इस्तेमाल के जरिए रख देते, तब हरदीप पुरी को अपना जवाब विस्तार से देना पड़ जाता। कहना पड़ जाता कि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होता है, गौ रक्षक कानून से ऊपर नहीं है, वे साबिर और आर्यन मिश्रा की हत्या नहीं करते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज हैं सेंसिटिव विच इन्वॉल्व आवर नेशनल आइडेंटिटी, आवर यूनिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन चीजों के बारे जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव विच आई थिंक इज अ डेंजरस नैरेटिव, उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने इस यात्रा के दौरान ही ऑब्वियसली हैड आरपीजी ऑडियंस ऑफ पीपल वेयरिंग टर्बन्स, तो आउट ऑफ द ब्लू ही सेज कि भारत में सिख कम्युनिटी has a certain anxiety that they cannot tie a turban, wear a turban, और कड़ा पहनने में मुश्किलात है उनको। Now I've been wearing a turban for over 6 decades, over 60 years at least, and I've been wearing a kara even for much longer after that. And I'm not only a proud Sikh, but I'm extremely proud of the fact that this government has gone out of its way to address the issues of concern to the Sikh community, and I don't think the Sikhs have felt safer and more honored than at any time in our history. बीजेपी को एक पूरी किताब लिख डालनी चाहिए जिसका आधा हिस्सा इस बात पर हो कि राहुल गांधी को देश में क्या क्या बोलना चाहिए और विदेशों में क्या क्या बोलना चाहिए। राहुल गांधी को विदेशों में जाकर यह सब कहना चाहिए कि मणिपुर में बहुत शांति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने में 4 बार मणिपुर जाते हैं। 9 और 10 सितंबर को मणिपुर में कुछ भी नहीं हुआ, वहां की 4 घाटियों में कर्फ्यू नहीं लगाया गया, लोगों ने बिल्कुल ही प्रदर्शन नहीं किया। इसके बाद राहुल गांधी को अमेरिका में वहां के मौसम के बारे में बात करनी चाहिए। भारत में धर्म और जाति के आधार पर एनकाउंटर हो रहे हैं, इस पर बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। कहना चाहिए कि बुलडोजर ने किसी का भी घर नहीं गिराया है और सेबी की चीफ माधवी बुच पर कोई आरोप नहीं लगे हैं। विदेशों में जाकर राहुल गांधी को यह भी कहना चाहिए कि भारत का मीडिया बिल्कुल ही गोदी मीडिया नहीं है। आप बीजेपी राहुल गांधी की बातों की खूब आलोचना करें, लेकिन अब इसे रहने दे, छोड़ दे कि राहुल गांधी को कहां क्या बोलना चाहिए। बल्कि शिक्षा मंत्री को, मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री को सभी यूनिवर्सिटी को पत्र लिखना चाहिए कि आपके यहां केवल सरकार ही नहीं, विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया जाए ताकि भारत के छात्र अलग अलग मतों से परिचित हों और यूनिवर्सिटी स्वस्थ बहस का केंद्र बने। क्या बीजेपी देश में ऐसा कर सकती है? अगर कर देगी तो विदेशों में बोलते हुए अच्छा भी लगेगा और यहां देश में बैठकर सुनने में भी अच्छा लगेगा कि भारत की यूनिवर्सिटी में विपक्ष के सांसद भी बुलाए जाते हैं, खुलकर बातें होती हैं। इसकी शुरुआत डीयू, बीएचयू, जेएनयू कहीं से भी हो सकती है। बहस हो, बात हो, कहा जाए, सुना जाए, यही तो लोकतंत्र की दिनचर्या है। चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।